कभी किसी ने इस बात पर गहराई से गौर किया है कि सुबह आंख खुलते ही जब हमारा हाथ सीधा फोन की तरफ जाता है तो अनजाने में ही शरीर के अंदर एक अलार्म सा बजने लगता है। बिल्कुल, मतलब हम बिस्तर से बाहर कदम भी नहीं रखते और दिमाग भागना शुरू कर देता है। हाँ एकदम। दुनिया भर की बुरी खबरें ले लीजिए या किसी की परफेक्ट वेकेशन की तस्वीरें या फिर ऑफिस के वो 10-15 ईमेल, मतलब ये सब हमारे दिमाग पर एक साथ हमला कर देते हैं। और मजे की बात ये है कि हम खुद उन्हें न्योता देते हैं। सही कहा। तो इसी विषय पर रिसर्च करते हुए मेरी नजर एक बहुत ही दिलचस्प आर्टिकल पर पड़ी। इसका विषय था कि कैसे सुबह के महज 5 मिनट, जी हाँ सिर्फ 5 मिनट, हमारे दिमाग की पूरी वायरिंग को बदल सकते हैं। दो की बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल है। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारा मकसद सिर्फ सतह को छूना नहीं है, हम उस विज्ञान को समझना चाहते हैं जो ये तय करता है कि दिन के 24 घंटे हम अपने दिमाग को चलाते हैं या फिर हमारा दिमाग हमें चलाता है। जी, और ये जो सुबह उठते ही फोन की तरफ भागने वाली बात है ना, इसका अगर हम थोड़ा जैविक नजरिए से, मतलब बायोलॉजिकल एंगल से विश्लेषण करें तो ये कोई मामूली आदत नहीं है। अच्छा, तो विज्ञान इसे कैसे देखता है? विज्ञान की भाषा में इसे कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से जब इंसान सोकर उठता है तो शरीर उसे जगाने के लिए कॉर्टिसोल, जो कि हमारा तनाव का हार्मोन है, उसे एक बहुत ही संतुलित मात्रा में छोड़ता है। मतलब वो जरूरी है उठने के लिए? बिल्कुल जरूरी है, वरना हम बिस्तर से उठ ही नहीं पाएंगे, आलस में ही पड़े रहेंगे। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम आंख खुलते ही बाहरी दुनिया की जानकारी अपने दिमाग में ठूसने लगते हैं। हाँ, वो सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस। एकदम सही। उससे होता क्या है कि वो संतुलित कॉर्टिसोल अचानक से एक खतरनाक स्पाइक में बदल जाता है। शरीर का नर्वस सिस्टम तुरंत लड़ो या भागो, जिसे हम फाइट और फ्लाइट मोड कहते हैं, उसमें चला जाता है। बाप रे, मतलब शरीर को लगता है कि कोई बड़ा खतरा आ गया है। हाँ, शरीर को लगता है कि कोई शेर सामने आ गया है, जबकि हम बस इंस्टाग्राम पर किसी की पोस्ट देख रहे होते हैं। मुझे ये सब सुनकर एक बात याद आ रही है, चलिए इसे थोड़ा विजुअलाइज करके देखते हैं। बिल्कुल, बताइए। आंख खुलते ही फोन चेक करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे सुबह सुबह आपने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और बाहर खड़ी अनजान लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ को सीधा अंदर बुला लिया। हाँ, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? और वो पूरी भीड़ एक साथ आप पे चिल्ला रही है, कोई न्यूज सुना रहा है, कोई काम का दबाव बना रहा है, कोई अपना एजेंडा थोप रहा है। मतलब इस शोर शराबे में इंसान खुद की आवाज तो सुन ही नहीं पाता। एकदम सही बात है। हम अपनी ही जिंदगी की गाड़ी में ड्राइवर सीट पर बैठने के बजाय पैसेंजर सीट पर बैठे हुए महसूस करते हैं। हाँ, जैसे कंट्रोल हमारे हाथ में है ही नहीं। और इस भीड़ वाली बात का सीधा संबंध हमारे दिमाग के एक खास हिस्से से है। इसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। बेसल गैंग्लिया? अच्छा जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा दिमाग शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20% हिस्सा अकेले ही खर्च कर देता है। 20% सिर्फ सोचने में? हाँ, तो विकासवादी जीव विज्ञान यानी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के नजरिए से देखें तो दिमाग हमेशा ऊर्जा बचाने के शॉर्टकट ढूंढता रहता है। बेसल गैंग्लिया का काम ही यही है कि जो काम हम रोज करते हैं उसे वो एक ऑटोमेटिक आदत में बदल दे। मतलब एक तरह का ऑटो पायलट मोड? बिल्कुल, ताकि रोज सुबह उठकर दिमाग को मेहनत न करनी पड़े, उसे सोचना न पड़े कि अब क्या करना है। जब हम रोज फोन उठाते हैं तो बेसल गैंग्लिया इसे सर्वाइवल के लिए जरूरी मान लेता है और इसकी आदत डाल देता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हमारा बेसल गैंग्लिया सिर्फ हमारी ऊर्जा बचाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या इस ऑटोमेटिक आदत को तोड़ने की कोशिश करना सुबह सुबह अपनी ही बायोलॉजी से एक मानसिक युद्ध लड़ने जैसा नहीं हो गया? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि अगर शरीर ऊर्जा बचाना चाहता है और हम उसे रोक रहे हैं तो ये तो और भी ज्यादा थका देने वाला काम हो जाएगा, है ना? देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन इस सवाल के अंदर ही इसका समाधान छिपा है। बात जीव विज्ञान से लड़ने की नहीं है। तो फिर क्या है? बात है उसे एक नई दिशा देने की। देखिए, दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मतलब है कि दिमाग के जो हिस्से एक साथ सक्रिय होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। वायर टुगेदर, फायर टुगेदर। अच्छा, मतलब हम नई वायरिंग कर सकते हैं? एकदम सही। हम बेसल गैंग्लिया को आदतें बनाने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम इस प्रणाली को एक तरह से हैक कर सकते हैं। हम उसे ये बता सकते हैं कि ऊर्जा बचाने के लिए कौन सी नई और बेहतर आदत बनानी है। समझ रहा हूँ।
और जिस 5 मिनट की दिनचर्या का हम आज विश्लेषण कर रहे हैं वो कोई थोपी हुई अनुशासन की क्लास नहीं है। ये एक वैज्ञानिक तरीका है जिससे हम शरीर के अलार्म सिस्टम को बंद करके जानबूझकर दिमाग को शांत अवस्था में लाते हैं। तो चलिए इस प्रक्रिया की परतों को थोड़ा खोलते हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार इस पूरे बदलाव के लिए किसी 1 घंटे के लंबे मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, महज 5 मिनट चाहिए। और पहला मिनट पूरी तरह से आभार जताने के लिए है, मतलब ग्रैटिट्यूड। लेकिन एक चीज जो मुझे पढ़ते हुए बहुत चौंकाने वाली लगी वो ये कि इसमें सिर्फ मैं बहुत खुश हूं जैसा कुछ सोचना काफी नहीं है। इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा है। जी, और इसका कारण हमारे पूर्वजों से जुड़ा है। इंसानी दिमाग स्वाभाविक रूप से नकारात्मक चीजों को पहले देखता है। अच्छा, जिसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। हाँ, नकारात्मकता पूर्वाग्रह। हजारों साल पहले जंगल में रहने वाले इंसान के लिए ये जरूरी था कि वो सुंदर फूल देखने के बजाय झाड़ियों में छिपे शेर पर ध्यान दे। जाहिर सी बात है, जो फूल देखेगा वो तो मारा जाएगा। बिल्कुल, जिसने शेर पे ध्यान दिया वो जिंदा बचा। इसलिए हमारा दिमाग खतरों और चिंताओं को ढूंढने के लिए ही डिजाइन किया गया है। आज शेर तो नहीं है, लेकिन EMI है, बॉस का गुस्सा है और भविष्य की चिंताएं हैं। हाँ, वो आधुनिक शेर हैं हमारे। एकदम। तो जब हम सुबह के पहले मिनट में गहराई से आभार जताते हैं तो हम असल में इस नेगेटिविटी बायस को एक तरह से शॉर्ट सर्किट कर रहे होते हैं। मतलब हम जानबूझकर दिमाग को ये बता रहे हैं कि भाई अभी कोई शेर पीछे नहीं पड़ा है, सब सुरक्षित है। बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, स्रोत में स्पष्ट लिखा है कि आभार को बहुत सटीक होना चाहिए। मतलब ये नहीं कहना है कि मैं अपने परिवार के लिए आभारी हूँ, बल्कि कोई बहुत ही छोटी और विशिष्ट घटना याद करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम कोई सामान्य सी बात कहते हैं ना, तो दिमाग उसे बस एक औपचारिकता मान लेता है और नजरअंदाज कर देता है। अच्छा, मतलब वो उसे रजिस्टर ही नहीं करता। हाँ, लेकिन जब हम किसी सटीक याद को ताज़ा करते हैं, जैसे मान लीजिए आप सोचें कि कल रात जब मेरी माँ ने फ़ोन पर मेरे बचपन का कोई किस्सा सुनाया और हम दोनों हंसे, मैं उस पल के लिए आभारी हूँ। तो दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक वास्तविक हलचल होती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स? जी, ये दिमाग का वो हिस्सा है जो तर्क और सकारात्मक भावनाओं को संभालता है। सटीक यादें सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन रिलीज करती हैं। ये वो केमिकल्स हैं जो हमें सुरक्षित और खुश महसूस कराते हैं। वाओ! तो पहला मिनट इसी रासायनिक संतुलन को स्थापित करता है। ठीक है, तो पहले मिनट ने दिमाग का कचरा और नेगेटिविटी बायस साफ कर दिया। लेकिन एक खाली दिमाग अपने आप मंजिल तक तो नहीं पहुंचता ना? बिल्कुल नहीं, उसे एक दिशा चाहिए। हाँ, उसे एक दिशा चाहिए। यहीं से अगली चुनौती शुरू होती है और दूसरा मिनट इस दिशा को तय करता है। दूसरा मिनट विजुअलाइजेशन या कल्पना करने के बारे में है। और विजुअलाइजेशन के पीछे का न्यूरोसाइंस बहुत ही शक्तिशाली है। दिमाग का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू ये है कि वो असलियत और कल्पना के बीच बहुत ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। सच में? दिमाग को फर्क नहीं पता चलता। जब हम आंख बंद करके ये कल्पना करते हैं कि आज की कोई मुश्किल मीटिंग बहुत अच्छे से जा रही है या कोई तनावपूर्ण काम हम बहुत शांति से निपटा रहे हैं, तो दिमाग में वही न्यूरल पाथवे सक्रिय होते हैं जो उस काम को असल में करते समय होंगे। कमाल है। इसे मानसिक रिहर्सल कहते हैं। दुनिया के बेहतरीन एथलीट्स इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी हम अपने दिमाग को भविष्य की सफलता का एक ट्रेलर दिखा रहे हैं। एकदम सही उपमा है ये। तो जब हम कल्पना करते हैं कि मुश्किल स्थिति में भी हम शांत हैं, तो असल जिंदगी में जब वो स्थिति आती है तो दिमाग घबराता नहीं है। उसे लगता है कि अरे ये तो मैं पहले भी कर चुका हूँ। बिल्कुल, ये क्या करूं के डर को मुझे पता है क्या करना है कि आत्मविश्वास में बदल देता है। और यहीं से तीसरा मिनट जुड़ता है, जो है सकारात्मक बातें या अफर्मेशंस। मतलब विजुअलाइजेशन ने रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए जो अंदरूनी आवाज चाहिए वो अफर्मेशन तय करता है। हाँ, क्योंकि हम सबके अंदर एक आलोचक बैठा होता है जो लगातार कहता रहता है कि ये काम बहुत मुश्किल है या शायद ये मेरे बस का नहीं है। वो अंदर की आवाज जो हमेशा कमियां निकालती रहती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक तकनीकी पेच है जिस पर अक्सर लोग गलती करते हैं। वो क्या? अफर्मेशंस को भविष्य काल में नहीं बोलना है। मतलब ये नहीं कहना है कि मैं आज शांत रहूंगा या मैं आज अच्छा काम करूंगा। इन्हें वर्तमान काल में मैं हूं के रूप में बोलना है, जैसे मैं शांत और आत्मविश्वासी हूं। इसका क्या विज्ञान है? ये बहुत ही जरूरी पॉइंट उठाया आपने। देखिए, हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड
समय के फर्क को नहीं समझता। अच्छा। वो केवल वर्तमान में जीता है। जब कोई कहता है मैं शांत रहूंगा, तो अवचेतन मन सोचता है कि शांति अभी नहीं है, भविष्य में कभी आएगी, और वो उस भावना को टाल देता है। ओ, मतलब हम खुद ही शांति को पोस्टपोन कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं शांत हूं कहने से हम उसी पल उस हकीकत को स्वीकार कर रहे होते हैं। और सबसे अहम बात, इसे सिर्फ तोते की तरह रटना नहीं है। हाँ, फीलिंग भी तो आनी चाहिए। एकदम। इसे शरीर में महसूस करना है, कंधे सीधे करके, गहरी सांस लेकर, पूरे यकीन के साथ उस वाक्य को जीना है। और अगर ये सब करने के बावजूद मान लीजिए शरीर में तनाव महसूस हो रहा हो, तो चौथा मिनट उसी के लिए डिजाइन किया गया है। चौथा मिनट गहरी सांसें लेने या ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में है। इसमें स्रोत में बॉक्स ब्रीदिंग तकनीक का जिक्र किया गया है। जी, बॉक्स ब्रीदिंग होता क्या है कि जब तनाव होता है तो सांसें छोटी और छाती तक सीमित हो जाती हैं। इससे शरीर में ऑक्सीजन कम जाती है और कोर्टिसोल फिर से बढ़ जाता है। बॉक्स ब्रीदिंग एक बहुत ही सटीक फॉर्मूला है। 4 सेकंड के लिए नाक से सांस अंदर खींचना, 4 सेकंड के लिए उसे फेफड़ों में रोकना, 4 सेकंड में मुंह से बाहर छोड़ना, और फिर 4 सेकंड के लिए बिना सांस लिए रुकना। इस 4 सेकंड सांस रोकने के पीछे क्या राज है? मतलब क्या ये सिर्फ मन को भटकाने और गिनती करने के लिए है, या शरीर के अंदर सच में कुछ बदल रहा होता है? इसके पीछे एक सीधा सा फिजियोलॉजिकल कारण है। जब हम अपनी सांस को रोकते हैं तो खून में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर हल्का सा बढ़ने लगता है, जो सुनने में थोड़ा खतरनाक लग सकता है। हाँ, सुनने में लगता है, लेकिन ये असल में एक बहुत ही सकारात्मक दबाव बनाता है। ये हमारी वेगस नर्व को उत्तेजित करता है। वेगस नर्व? जी, वेगस नर्व हमारे दिमाग को हमारे दिल और पेट से जोड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड का ये हल्का सा दबाव वेगस नर्व को मजबूर करता है कि वो दिल की धड़कन को धीमा करे। वाओ, तो ये एक फिजिकल स्विच की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल। और इसके तुरंत बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चालू हो जाता है, जिसे हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड कहते हैं। शरीर को ये बायोलॉजिकल सिग्नल मिलता है कि कोई खतरा नहीं है, शेर चला गया है, अब शांत हो जाओ। क्या बात है, मतलब हम सिर्फ सोच कर नहीं बल्कि शरीर की केमिस्ट्री को बदल कर शांति ला रहे हैं। एकदम सही समझे आप। तो अब शरीर शांत है, दिमाग तैयार है, तो क्या अब दिन भर की जो 50 कामों की लंबी टू डू लिस्ट होती है उस पर सीधा हमला कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, और यही ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। अच्छा। हाँ, एक बहुत लंबी लिस्ट डिसीजन फटीग पैदा करती है, यानी निर्णय लेने की थकान। दिमाग फिर से उसी तनाव में आ जाता है कि अरे बाप रे, इतना सब कैसे होगा। हाँ, वो घबराहट फिर से शुरू हो जाती है। इसीलिए 5वां और आखिरी मिनट एक छोटा लक्ष्य तय करने या माइक्रो गोल सेट करने के लिए है। दिन का सिर्फ एक सबसे जरूरी काम, जिसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क कहा जाता है। समझ गया। ये द प्रोग्रेस प्रिंसिपल पर आधारित है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान को सबसे ज्यादा प्रेरणा किसी बहुत बड़ी उपलब्धि से नहीं मिलती, बल्कि छोटी छोटी प्रगति से मिलती है। बिल्कुल सही बात है। जब हम सिर्फ एक छोटा सा लक्ष्य तय करते हैं तो उसे पूरा करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, और जब वो काम पूरा होता है तो जो डोपामाइन मिलता है वो अगले काम को करने की ऊर्जा दे देता है। सही विश्लेषण है। ये सकारात्मक मोमेंटम बनाता है। छोटी सी जीत पूरे दिन के लिए एक स्नोबॉल इफेक्ट पैदा करती है। तो इस सब को अगर एक तस्वीर में पिरोया जाए, मुझे ये पूरी प्रक्रिया एक पुराने एनालॉग रेडियो को मैनुअली ट्यून करने जैसी लग रही है। वो कैसे, समझाइए जरा। देखिए, पहला मिनट जहां हमने आभार जताया, वो बैकग्राउंड के उस शोर और नेगेटिविटी को हटाता है जिसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरा मिनट विजुअलाइजेशन का, वो सही स्टेशन या दिन की सही दिशा खोजता है। फिर तीसरा मिनट अफर्मेशंस का, उस स्टेशन की आवाज और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हाँ। चौथा मिनट बॉक्स ब्रीदिंग का, उस सिग्नल को बिल्कुल स्थिर कर देता है ताकि कोई डिस्टर्बेंस या तनाव ना हो। और 5वां मिनट वो एक छोटा लक्ष्य तय करना, आखिरकार रेडियो का प्ले बटन दबा देता है। वाह, ये तुलना ये समझने के लिए बेहतरीन है कि कैसे हम अपने दिमाग की फ्रीक्वेंसी को खुद सेट कर रहे हैं, बजाय इसके कि दुनिया हमारे लिए कोई भी शोर बजा दे। शुक्रिया। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक अड़चन भी है। मतलब थ्योरी सुनना, विज्ञान समझना, एनालॉजी देना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो तो है। पर क्या असली जिंदगी की आपाधापी में ये सच में काम करता है? जिस आर्टिकल पर हम आज चर्चा कर रहे हैं
उसके लेखक ने खुद इस दिनचर्या को 30 दिनों तक आजमाया है। और सच बताऊं तो उनका शुरुआती अनुभव ऐसा बिल्कुल नहीं था कि पहले दिन ही कोई चमत्कार हो गया। उनका अनुभव असल में बहुत यथार्थवादी है। जब कोई सालों से ऑटो पायलट पर जी रहा हो तो अचानक नियंत्रण लेना बहुत दर्दनाक हो सकता है। हाँ, वो लिख रहे थे कि पहले 2 दिन तो बेहद अजीब थे। बिल्कुल, लेखक को लगा जैसे वो अपने शरीर से बाहर भागना चाहते हैं। जब उन्होंने आभार जताने के लिए 1 मिनट शांति से बैठने की कोशिश की तो उनका दिमाग डोपामाइन के लिए तड़प रहा था। उसे फोन चाहिए था। हाँ, अफर्मेशंस उन्हें एक मजाक लग रहे थे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी व्यसन से बाहर आना। बेसल गैंग्लिया अपनी पुरानी आदत छोड़ने के खिलाफ पूरी ताकत से विद्रोह कर रहा था। और मुझे लगता है कि यही वो समय होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि यार ये सब मेरे लिए नहीं है, मैं तो पैदाइशी तनाव में रहने वाला इंसान। सही कहा। लेकिन लेखक ने इसे जारी रखा और तीसरे दिन वो ब्रेक थ्रू आया। और मजे की बात यह है कि ये कोई बहुत बड़ी आध्यात्मिक घटना नहीं थी। उन्हें बस अपनी सुबह की कॉफी की महक और उसके स्वाद के लिए एक सच्चा आभार महसूस हुआ। ये एक बहुत ही छोटी सी बात थी, लेकिन उस दिन ये जबरदस्ती नहीं था, ये असली था। और उसी तीसरे दिन का एक और वाकया बहुत महत्वपूर्ण है। एक मुश्किल बातचीत के दौरान लेखक ने खुद को सच में शांत पाया। बिना भड़से उन्होंने बात संभाल ली। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उस विजुअलाइजेशन और बॉक्स ब्रीदिंग का सीधा असर था जिसे वो सुबह अभ्यास कर रहे थे। उनके दिमाग ने उस मानसिक रिहर्सल को असली स्थिति में लागू कर दिया था। मतलब एमिगडाला ने पैनिक बटन नहीं दबाया। बिल्कुल, एमिगडाला जो डर का केंद्र है वो शांत रहा। और 1 महीने बाद के जो परिणाम सामने आए वो ये साबित करते हैं कि ये निवेश कितना बड़ा रिटर्न देता है। उनके तनाव के स्तर में भारी कमी आई, बोरिंग कामों पर भी उनका फोकस बेहतर हुआ। हाँ, और फोन से जो उनकी दूरी बन गई वो सबसे बड़ी बात थी। एकदम। लेखक ने एक बहुत गहरी बात कही कि उन्हें ये एहसास हो गया कि दुनिया मेरे बिना 1 घंटे तक चल सकती है। ये अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस पाने का एक बहुत बड़ा एहसास है। इसका जैविक कारण ये है कि लगातार 30 दिनों तक इस अभ्यास ने उनके दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बना दिए थे। जादू उन अकेले 5 मिनटों में नहीं छिपा है। तो जादू कहाँ है? जादू है लगातार करते रहने में। इसे कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे पैसों पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है? बिल्कुल वैसे ही। हर दिन किए गए छोटे छोटे सोचे समझे कामों का असर दिमाग पर जमा होता रहता है। एक दिन के 5 मिनट शायद बहुत बड़ा बदलाव ना लाएं, लेकिन 1 महीने के 5 मिनट बेसल गैंग्लिया को पूरी तरह से रीवायर कर देते हैं। लेकिन यहाँ मैं उन लोगों की तरफ से एक सवाल उठाना चाहता हूँ जो हमेशा भागते रहते हैं। पूछिए। मान लीजिए कोई इंसान पहले से ही सुबह हमेशा लेट होता है। उसे ऑफिस जाने की जल्दी है, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है, नाश्ता बनाना है, ट्रैफिक का भयंकर तनाव है। हाँ, आम जिंदगी की कहानी है ये। तो ऐसे इंसान के लिए सब कुछ छोड़कर शांति से बैठकर 5 मिनट बिताना अपना कीमती समय बर्बाद करने जैसा महसूस हो सकता है। कोई इस 5 मिनट के नुकसान को दिन भर के फायदे के रूप में कैसे देखें? यह मेरे पास समय नहीं है का डर बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन इसे दिमागी स्पष्टता के नजरिए से देखिए। स्पष्टता? हाँ, जब इंसान बिना फोकस के सुबह से ही फाइट और फ्लाइट मोड में भागता है तो वो छोटी छोटी चीजों में घंटों बर्बाद कर देता है। चाबियां ढूंढने में, ये सोचने में कि पहले कौन सा ईमेल लिखूं, या फिर चिड़चिड़ाहट में किसी से व्यर्थ की बहस करने में। ये बात तो सच है। हम कंफ्यूजन में बहुत समय खराब करते हैं। तो वो 5 मिनट बर्बाद नहीं हो रहे हैं, वो असल में उस डिसीजन फटीग को खत्म करके पूरे दिन के लिए घंटों की बचत कर रहे हैं। स्पष्टता समय बचाती है। बहुत खूब। जब कोई इंसान 5 मिनट देकर अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क तय कर लेता है तो वो उलझन में समय नहीं गवाता, उसका दिमाग लेजर की तरह एक ही दिशा में फोकस करता है। यानी वो 5 मिनट समय का खर्च नहीं बल्कि समय का निवेश है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा का मुख्य विचार भी मुझे यही लगता है कि सुबह के ये 5 मिनट एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करते हैं। हम सब ने डोमिनो देखा है, जहां एक ब्लॉक के गिरने से पूरी लाइन गिरती चली जाती है। हाँ, एक के बाद एक। हम पहले डोमिनो को धक्का देते हैं, ये हमारी 5 मिनट की दिनचर्या है। जब ये पहला डोमिनो गिरता है तो हमारी सुबह बदल जाती है। जब सुबह बदलती है तो दोपहर का काम करने का तरीका बदलता है, पूरा दिन बदल जाता है। और जब दिन बदलने लगते हैं तो आखिरकार पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। ये अपने दिन का नियंत्रण दुनिया के हाथों से छीनकर अपने हाथों में लेने की प्रक्रिया है।
इसीलिए उस आर्टिकल के अंत में एक 7 दिवसीय चुनौती का जिक्र किया गया है। हाँ, 7 डे चैलेंज। ये उन सभी के लिए है जो ये महसूस करना चाहते हैं कि बदलाव कैसा लगता है। अगले 7 दिनों तक उठने के बाद फोन को हाथ लगाने से पहले बस ये 5 मिनट का अभ्यास करना है। सिर्फ 7 दिन और पूरे हफ्ते में खोने के लिए केवल 35 मिनट हैं। लेकिन जो मानसिक स्पष्टता और शांति मिलेगी वो अनमोल हो सकती है। तो कल सुबह आंखें खुलते ही उस बेडरूम के दरवाजे को बंद रखिए, दुनिया भर की उस भीड़ को बाहर ही रहने दीजिए और खुद को वो 5 मिनट दीजिए। यही वो तरीका है जिससे जीव विज्ञान हमारी तरक्की में रुकावट बनने के बजाय हमारा सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा को समेटते हुए एक विचार जो मेरे मन में आ रहा है, जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज हमने पूरी तरह से सुबह उठने के तुरंत बाद के 5 मिनटों पर बात की, लेकिन अगर नींद से जागने के तुरंत बाद के महज 5 मिनट हमारे दिमागी वायरिंग, हमारे तनाव और हमारे पूरे दिन की उत्पादकता को इतना गहराई से बदल सकते हैं, हाँ, तो हमारे पूरे 24 घंटों में ऐसे और कितने 5 मिनट के छोटे छोटे हिस्से छिपे हैं जिन्हें हम अनजाने में ऑटो पायलट के भरोसे छोड़ रहे हैं। अगर हम दोपहर के काम के बीच में या रात को सोने से ठीक पहले के 5 मिनटों का भी इसी तरह से वापस अधिग्रहण कर लें, तो हमारी जिंदगी किस हद तक बदल सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात।